हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 17 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी दैट वाज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गोल्ड सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उस स्व नियामक निकाय का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय स्वर्ण क्षेत्र द्वारा द्वारा पहली बार स्थापित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। आपको बताना है कि भारतीय स्वर्ण क्षेत्र के द्वारा जो पहला स्वनियामक निकाय स्थापित किया गया है उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। आप यहां देख सकते हैं, द इंडियन गोल्ड सेक्टर with the support of World Gold Council established first self-regulatory body जिसका नाम है Indian Association for Gold Excellence and Standards in order to boost consumer trust. So इसका उद्देश्य है to promote fair, transparent and sustainable practices in the bullion industry. So IAGES will cover the whole value chain of gold industry from bullion trade, refinery and trading to manufacturing, retailing and digital platforms. और ये ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर 2025 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India and which country renewed the MOU to enhance civil service training? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने किस देश के साथ सिविल सेवा प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। आपके ऑप्शंस हैं, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर मालदीव्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग को इनहांस करने के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और मालदीव के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, India and the Maldives have renewed their memorandum of understanding to enhance the training of Maldivian civil servants. So the renewed MOU will be for the period from 2024 to 2029. And it will facilitate the training of an additional 1,000 civil service officers from the Maldives. And this initiative is based on the previous agreement signed on 8th of June 2019. मालदीव की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के नाम से जाना जाता है। And the Maldives is southwest of Sri Lanka and India, about 750 kilometers from the Asian continent's mainland. और इसकी कैपिटल है माले। वर्तमान समय में मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद म्यूजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In August 2024, the Ministry of Home Affairs constituted a 5-member committee headed by which of these persons to monitor the current situation on the Indo-Bangladesh border? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बताना है कि इस समिति के प्रमुख कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं, सुनील मेहता, विश्वनाथ गोलदार, रवि गांधी या फिर उषा थोराट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस 5-मेंबर कमेटी के जो हेड रहेंगे वो रहेंगे रवि गांधी। आप यहां देख सकते हैं,
On 9th August 2024, the Ministry of Home Affairs has constituted 5-member committee headed by Ravi Gandhi, ADG, BSF and Eastern Command of Indian Army to monitor the current situation on Indo-Bangladesh border. So the committee is entrusted with responsibility to maintain communication channels with their respective counterpart authorities in Bangladesh to ensure the safety and security of Indian nationals, Hindus, and other minority communities living in the stripped-down country. तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो 5 सदस्यीय समिति बनी है, इसके प्रमुख हैं रवि गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Tungabhadra Dam recently seen in the news is located in which state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तुंगभद्रा डैम जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है कर्नाटका में। आप यहां देख सकते हैं The 9th crest gate of 71-year-old Tungabhadra Dam collapsed, causing a flood alert in Karnataka and Andhra Pradesh, जिसके चलते ये अभी चर्चा में रहा है। So Tungabhadra Dam is also known as Pampa Sagar, is a multi-purpose dam on the Tungabhadra River, a tributary of Krishna River, and it is located in the Ballari district of Karnataka near the town Hospet. So it was initially a joint project of Hyderabad state and Madras presidency, later becoming a joint project of Karnataka and Andhra Pradesh after its completion in 1953. So the dam has a storage capacity of 101 TMC with a catchment area of 28,000 square kilometers, standing 49.5 meter high with 33 crest gates. So it is one of the 2 reservoirs in India built using mud and limestone along with the Mullaperiyar Dam in Kerala. So आपने देखा कि जो तुंगभद्रा डैम है इसको पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटका में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the world's oldest calendar has been discovered in which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, टर्की, ईरान या फिर इराक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये खोजा गया है टर्की में। आप यहां देख सकते हैं Archaeologists in Turkey discovered a pillar that may be the world's oldest calendar, dating back nearly 13,000 years. So the pillar is located at the ancient site of Göbekli Tepe, which is one of the oldest known farming communities in the world. The markings on the pillar appear to show solar and lunar cycles and may have been used to record dates by ancient humans using precision, the wobble in Earth's axis that affects the movement of constellations. The markings also depict the summer solstice as a special day represented by a V around the neck of a bird-like beast. So टर्की की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ तुर्की के नाम से जाना जाता है और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी से टू द नॉर्थ, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड ईरान टू द ईस्ट, इराक, सीरिया एंड मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ, इसके साथ ही एजियन सी, ग्रीक एंड बुल्गारिया टू द वेस्ट। और तुर्की की कैपिटल है अंकारा और लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
is the name of new initiative introduced by Indian Railways and the National Capital Region Transport Corporation to simplify travel using a unique QR code system. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक अद्वितीय क्यूआर कोड प्रणाली का उपयोग करके यात्रा को सरल बनाने के लिए भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई जो नई पहल है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया ट्रेवल सिंप्लीफाइड, भारत क्यूआर कोड एक्सेस, यूनिफाइड टिकट सिस्टम या फिर वन इंडिया वन टिकट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो पहल शुरू की गई है इंडियन रेलवेज और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा, इसका नाम है वन इंडिया वन टिकट। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंडियन रेलवेज एंड NCRTC have launched the One India One Ticket initiative to streamline travel experience for passengers. So a unique QR code will be generated for each ticket, valid for up to 4 days, simplifying access to Namo Bharat trains and Indian Railways service. So passengers can book tickets up to 120 days in advance and receive their QR code via email and SMS after purchase. Tickets can be booked and managed through the IRCTC platform, including Namo Bharat tickets and RRTS tickets. So this initiative aims to boost tourism in Delhi NCR region with potential unlimited travel passes and emphasizes digitalization and eco-friendly practices. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.